गर्भवती निशा पानी की बाल्टी उठाकर चलने पर फिसल कर गिरते हुए बोली, ओ माँ, मर गई। बहू, देख कर नहीं चल सकती है क्या? क्या देखकर चलूं माँ जी? इस हालत में बोझ उठाकर चलना कोई आसान काम है क्या? चुप कर। तेरी उम्र में हम पेट से होकर भी बैल की तरह काम में जुटे रहते थे। मजाल है कभी सास से शिकायत भी की हो। अरे हमें तो पता भी नहीं चलता था कि कब बच्चा जन्म दिया, समझी? शारदा अपनी गर्भवती बहू से तो इतनी कठोर बनकर काम लेती थी और उसे हमेशा बड़े बड़े लेक्चर देती रहती थी, मगर वहीं अपनी गर्भवती बेटी पूजा के साथ उसका कुछ और ही व्यवहार था। पूजा, पूजा बेटी, कहाँ हो तुम? पूजा हाथ में चावल का डिब्बा उठाए हुए बोली, मैं यहाँ रसोई में हूँ माँ। रसोई की हालत कुछ सही नहीं लग रही थी, इसीलिए सोचा कि क्यों न रसोई की थोड़ी साफ सफाई कर दूं। अरे रे, यह क्या कर रही है तू? इतना बोझ क्यों उठाती है बेटी? रख ये डिब्बा एक तरफ। ये तो सोच कि तू पेट से है। तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी सास को क्या जवाब दूंगी भला? वो तो यही कहेगी ना कि हमने तेरा ढंग से ख्याल नहीं रखा। यह सुनकर पूजा को थोड़ा अचंभा होता है और वह शारदा से कहती है, पर माँ, भाभी भी तो इसी हाल में है, फिर तुम उससे बोझ क्यों उठवाती हो? सारा दिन काम करके बेचारी भाभी की कमर टूट जाती होगी। अरे मरजानी, उसकी छोड़, वह तो बहू है बहू, उसका क्या? पर तू तो मेरी लाडो बेटी है ना। आ चल, तेरे लिए फल लाई हूँ, फल खाकर आराम कर। शारदा अपनी गर्भवती बहू के साथ रोज ऐसा ही भेदभाव करती थी। बेटी की तो हद से ज्यादा फिक्र करती, मगर गर्भवती बहू की कोई परवाह नहीं करती। उससे सारा दिन काम कराती। बहू, ओ निशा बहू, जी माँ जी। रमेश को दुकान के लिए देर हो रही है, जल्दी से उसका टिफिन तैयार करके दे ना। टिफिन तैयार है माँ जी, बस अभी दे देती हूँ। निशा रमेश को टिफिन देती है तो वह उसकी हालत देखकर कहता है, निशा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे तुम इस घर की बहू हो या नौकरानी? यह सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह चुपके से आंसू पोंछ लेती है और नकली हंसी हंसते हुए कहती है, मैं नौकरानी नहीं, आपकी रानी हूँ जी। सुबह शाम थोड़ा काम करती हूँ, फिर सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रमेश चलने लगता है तो निशा उसे रोकते हुए कहती है, सुनो जी, शाम को आते वक्त मेरे लिए थोड़े अंगूर लेते आना। अरे रोज फल लेकर तो आता हूँ, कल अंगूर भी तो लेकर आया था। तुम खाती नहीं या खाकर भूल जाती हो? मगर तभी शारदा बीच में टपक पड़ती है और कहती है, सारा दिन तो बकरी की तरह चढ़ती रहती है। कल 2 अंगूर पूजा ने खा लिए तो कौन सी बिजली टूट पड़ी? आखिर ननद ही तो है तेरी। यह सुनकर निशा को शारदा पर बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन कहती है, सास है कि चालू पुड़िया, बेटी को तो सारा दिन भैंस की तरह चराती रहती है और मुझे उसकी चाकरी में लगा कर रखती है, जैसे वो कोई अनोखा बच्चा जनने वाली हो और मैं मामूली चुहिया। निशा ड्राइंग रूम की सफाई करके निकली तो देखा कि शारदा और पूजा एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर गप्पे मारने में लगी हैं। निशा को देखते ही शारदा कहती है, बहू, फ्रिज में थोड़े अंगूर रखे हैं, उनसे 1 गिलास जूस तो बन ही जाएगा। जा, जल्दी से जूस बना कर ला। माँ, मुझे जूस नहीं पीना, मेरा मन तो खीर खाने का है। तो खीर खा ले बेटी। जा बहू, जल्दी से खीर बना के ले आ। पर माँ जी, मैं तो नहाने के लिए जा रही थी। यह सुनकर शारदा को निशा पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे डांटते हुए कहती है, थोड़ी देर बाद नहा लेगी तो मर नहीं जाएगी। जा, जल्दी से पूजा के लिए खीर बना कर ला। और सुन, मेरे लिए 1 गिलास जूस निकाल लाना। गिलास भरने के बाद थोड़ा बहुत बच जाए तो उसे तू पी लेना। दिन भर काम करते करते निशा कुछ ज्यादा ही थक जाती है और उसके पेट में कुछ दर्द सा महसूस होने लगता है। पेट में दर्द हो रहा है और थक कर चूर भी हो गई हूँ। अब तो थोड़ा आराम करना ही पड़ेगा। हाय। यही सोचकर निशा अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट जाती है और तभी रमेश वहां आ जाता है और पूछता है, क्या बात है निशा, इतनी जल्दी लेट गई? अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है। आज पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ जी, और पेट में
दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर के पास लेकर चलूं क्या? नहीं, वैसा दर्द नहीं है, थोड़ी बहुत देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तभी रमेश निशा के माथे को सहलाने लगता है। उसके हाथों की छुअन से निशा का रोम रोम खिल उठता है और वह पूरे शरीर में अजीब सी राहत महसूस करती है। निशा मन ही मन सोचती है, काश पति की तरह सास भी मुझे इतना ही प्यार करती तो ससुराल मेरे लिए स्वर्ग बन जाता। क्या सोच रही हो निशा? कुछ नहीं सोच रही जी। तो फिर खूब हंस हंस कर रहा करो ताकि हमारा बच्चा पेट में ही हंसना सीख जाए, वरना रोनी और उदासी सूरत लेकर पैदा होगा। यह कहकर रमेश हंसने लगा, मगर तभी शारदा की आवाज सुनाई देती है। बहू, ओ बहू, क्या आज सबको भूखा रखने का इरादा है? खाना लगाओ ना। शारदा की आवाज सुनते ही निशा अपनी सारी थकान और सारा दर्द भूलकर उठ खड़ी होती है और कहती है, माँ जी बुला रही हैं, आओ खाना लगा देती हूँ, आप भी खा लीजिए। तुम आराम करो निशा, खाना तो माँ भी लगा सकती हैं। नहीं नहीं, मेरे होते माँ जी क्यों लगाएंगी? ऐसा कहकर निशा खाना लगाने चली जाती है। समय बीतता जाता है और एक दिन घर की साफ सफाई करते हुए निशा अचानक से फिसलकर गिर जाती है। ओई माँ, मर गई। निशा का ससुर रामेश्वर जैसे ही उसे गिरते देखता है तुरंत चिल्ला उठता है, अरे शारदा, पूजा बाहर आओ, देखो तो बहू अचानक से गिर पड़ी है। रामेश्वर की आवाज देने पर शारदा और पूजा अपने कमरे से बाहर आती हैं और तभी रमेश भी वहां आ जाता है। क्या हुआ बहू को? अचानक से पैर फिसला और धड़ाम से गिर पड़ी। अरे अब देखते क्या हो, जल्दी से बहू को अस्पताल लेकर जाओ। निशा की हालत देखकर डॉक्टर कहती है, देखिए आपकी बहू बहुत कमजोर है, लगता है कि आपने उसके खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं रखा। ऐसी बात नहीं है, घर में खाने पीने की कमी तो है नहीं। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि बहू और उसके पेट में पल रहा बच्चा ठीक तो है ना? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, सब भगवान के भरोसे है। यह सुनकर शारदा खुद को कोसने लगती है। बेटी के मुंह में पड़कर मैं ये कैसी भूल कर बैठी। बहू भी तो बेटे की वंश बेल चलाती है। बहू, इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुमने बहू का अच्छे से ख्याल रखा होता तो आज ये नौबत ना आती शारदा। यह तो मुझसे बड़ी भूल हो गई रमेश के बापू। भगवान करे मेरी बहू और उसका बच्चा सही सलामत रहे। अब मैं अपनी बहू को हाथों पर रखूंगी जी। शारदा यह कह ही रही थी कि तभी डॉक्टर आकर कहती है, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया, आपकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। यह सुनते ही सबके उदास चेहरे खिल उठते हैं और उस दिन के बाद शारदा निशा को पूजा से भी ज्यादा प्यार करने लगती।